नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। एक कहानी ऐसी भी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। एक कहानी ऐसी भी कि आज इस खास एपिसोड में हम ऐसी चोरी के बारे में बात करेंगे जिसको अंजाम दिया करीब आधा दर्जन लोगों ने, लेकिन उसका फल मिला किसी ऐसे शख्स को जो उस चोरी में शामिल ही नहीं था, और रकम भी कोई ऐसी वैसी नहीं, 500 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम। और इस चोरी को करने के लिए चोरों ने 6 महीने तक तरह तरह की कोशिशें की, मेहनत की, प्लानिंग की, और आखिरकार जब ये रकम उनके हाथ में आई तो आते ही हवा में गायब हो गई। बात है साल 1993 की, और वक्त था यही नवंबर का महीना, जब ठंड बढ़ जाती है और उसके बाद देश और दुनिया में तरह तरह के फेस्टिवल्स आ जाते हैं, और उनमें सबसे बड़ा फेस्टिवल आता है नए साल के जश्न का। वैसे तो दिसंबर के महीने में लोग नए साल के जश्न में डूबना शुरू करते हैं, लेकिन एक धंधा ऐसा भी है जहां ये शुरुआत हो जाती है अक्टूबर के महीने से ही, और वो धंधा है कसिनो का धंधा। वैसे तो कसिनो का धंधा पूरे साल चलता रहता है, लेकिन साल के शुरुआत यानी दिसंबर का महीना आते आते जब न्यू ईयर पार्टी होने वाली होती है, उससे पहले कसिनो के धंधे से जुड़े हुए लोग तमाम इंतज़ाम करते हैं, तमाम उन कस्टमर्स को वेलकम करने के लिए जो लाखों करोड़ों का जुआ खेलते हैं और इसमें कमाई होती है। ऐसा ही वक्त था 1993 में। साल 1993 के नवंबर महीने में जगह थी नेपाल का रॉयल कसिनो। रॉयल कसिनो को नेपाल का सबसे बड़ा कसिनो जाना जाता था। यहाँ आमतौर पर करोड़ों का रोज जुआ खेला जाता था, लेकिन नया साल में इसकी रौनक देखते ही बनती थी। करीब 7-8 फ्लोर के ऊंचे इस कसिनो में हर फ्लोर पर अलग तरह का इंतज़ाम, अलग तरीके की बाजी, और लगते थे दांव पर करोड़ों रुपए। और इसी कसिनो में एक ऐसी चोरी हुई जो आज तक के इतिहास में सबसे मशहूर चोरी है, और पुलिस इसका कोई सुराग भी नहीं लगा पाई। कहने को तो रॉयल कसिनो की सुरक्षा इतनी अभेद्य थी कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन कुछ चोरों की नज़र उस पर लग चुकी थी। उन्होंने तय किया कि इस साल नए साल के जश्न में जब लोग डूबे होंगे, उस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देंगे। लिहाजा उन्होंने प्लानिंग शुरू की। सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आखिरकार उस कसिनो के भीतर घुसें कैसे, पता कैसे करें कि आखिरकार कहाँ पर कैश रखा जाता है। साथ ही साथ उनके लिए चुनौती ये भी थी कि सुरक्षा के उस अभेद्य घेरे को कैसे तोड़ा जाए जो रॉयल कसिनो में हुआ करता था। इसके लिए उन्होंने रोज़ बैठकर मीटिंग शुरू की और एक एक मुश्किलों पर चर्चा करके तय किया कि हर एक चीज़ का तोड़ निकालना होगा। सबसे बड़ा तोड़ ये था कि कैसे उस कसिनो के भीतर घटना के लिए एंटर किया जाए। आमतौर पर किसी को भी कसिनो में खेलने जाने के लिए इजाज़त होती है, लेकिन अगर आप किसी और इरादे से अंदर जा रहे हों तो आपको सुरक्षा के तमाम घेरे तोड़ने पड़ते हैं। वो सब करना पड़ता है जिनका इंतज़ाम आपके पास नहीं होता। लिहाजा उन लोगों ने तय किया कि सबसे पहले सुरक्षा के घेरे को तोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों का विश्वास जीतना जिनके भरोसे वो कैसीनो में एंटर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने प्लानिंग शुरू की, तो तय किया कि कैसीनो के पास ही वो रहना शुरू करेंगे। चोरों ने इसके लिए एक अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले उन्होंने रॉयल कैसीनो के पास ही एक ऐसी जगह देखी जहाँ पर वो किराए पर रह सकें। एक आलीशान बंगला किराए पर लिया गया, जिसमें वो 6 के 6 चोर, जो कि पूरी टीम थी, हर कोई अपने अपने काम में माहिर था, उन लोगों ने किराए पर रहना शुरू किया। और उस इलाके में आमतौर पर जितना किराया चलता था उससे भी कहीं ज़्यादा किराया उन्होंने चुकाया, जिससे कि मालिक का विश्वास जीत सकें और मालिक के ऊपर इस बात का रौब पड़ सके कि ये लोग बड़े हैं। और वहाँ रहने के दौरान उन्होंने शुरू किया अपनी योजना का दूसरा चरण। योजना का दूसरा चरण ये था कि रॉयल कैसीनो में काम करने वाले उन तमाम लोगों से संपर्क करना जो कि वहाँ पर चप्पे चप्पे की जानकारी रखते हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में उनको पता है और वो आगे आने वाले वक्त में उनके काम आने वाले थे। लिहाजा उन्होंने धीरे धीरे उस वक्त बाहर निकलना शुरू किया जब कैसीनो की शिफ्ट चेंज होती है। उस दौरान कर्मचारी अंदर आते हैं, कर्मचारी बाहर जाते हैं। आमतौर पर ये लोग वेल पेड होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन स्तर इतना बड़ा नहीं होता कि वो
गाड़ियाँ या बड़े घर अफोर्ड कर सकें। लिहाजा ज़्यादातर लोग कैसीनो से निकलते वक्त पैदल होते थे और उसके बाद किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या छोटी मोटी गाड़ियों से अपने घरों तक जाते थे। इन चोरों ने उनसे रास्ते में संपर्क करना शुरू किया, रास्ता पूछने के बहाने, वक्त पूछने के बहाने या दूसरे तरीकों से उनसे बातचीत करनी शुरू की और उसके बाद अपनी गाड़ियों में लिफ्ट देनी शुरू कर दी। लिहाजा 2-4 दिन में इनमें से कुछ लोगों के साथ इन चोरों का अच्छा तालमेल हो गया। बातचीत में उन लोगों ने बताया कि वो लोग विदेश में रहते हैं लेकिन यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ पर वो टैलेंट को खोज सकें, यानी कि उन लोगों को तलाश कर सकें जो ईमानदार हों, मेहनत से काम कर सकते हों और उनको फिर अपने यहाँ नौकरी देना चाहते हैं। ये करते करते इन्होंने करीब 15 से 17 कर्मचारियों का विश्वास जीत लिया। फिर उनको अपने घर पर किसी न किसी बहाने दावत पे बुलाने लगे, उनको तरह तरह के गिफ्ट देने लगे। ये सब करते हुए उनको करीब 1-1.5 महीने बीत गया और ख़ास बात ये थी कि जब भी किसी कर्मचारी को बुलाते थे तो उसका वक्त अलग होता था। एक साथ कई लोगों को उन्होंने कभी नहीं बुलाया और इस बात का भी उनको ताकीद देते थे, इस बात की भी उनको सलाह देते थे कि किसी से इस बात की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग बाहर के रहने वाले हैं और कहीं उनको इससे खतरा न पैदा हो जाए कि उनके पास पैसा है या वो उस तरह से लोगों को पार्टी देते हैं। लिहाजा भोले भाले कर्मचारियों ने उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया क्योंकि महंगे गिफ्ट और उसके साथ साथ उनको पार्टी और तमाम तरीके की और सुविधाएं मिलने लगी थीं और उनसे अब तक इन चोरों ने कोई भी चीज़ नहीं मांगी, कोई भी उम्मीद नहीं की थी। इस तरह करीब 1 महीना गुजर गया और 1 महीने के बाद उन्होंने योजना का तीसरा चरण शुरू किया जिसमें उन्होंने बात करनी शुरू की रॉयल कैसीनो के बारे में। पहले तारीफों के पुल बांधे और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो लोग वहाँ पर खेलने जाएं तो कैसा रहेगा, क्या वाकई ये लोग यहाँ आने वाले लोगों को जीतने देते हैं, कितना पैसा जीत सकते हैं, कितना पैसा यहाँ आता है, इस तरह की जानकारियाँ लेनी शुरू की। इसी जानकारी के दौरान उनको पता चला कि आमतौर पर हर हफ्ते जीत हार की रकम जो भी आय होती है कैसीनो को वो बैंक में जमा कर दी जाती है, लेकिन चूंकि नया साल आने वाला है और इसके लिए बड़ी तैयारियां हो रही हैं, लिहाजा इस दौरान इकट्ठा होने वाला पैसा हफ्ते में नहीं बल्कि महीने में एक बार जमा होगा और वो पैसा नीचे रखी हुई तिजोरी में रखा जाता है और जितना भी पैसा वहाँ पर इकट्ठा होता है वो सब विदेशी करेंसियों को डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि जो पैसा होता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है इसलिए डॉलर्स में रखना आसान होता है और इसमें खेलने के लिए विदेशी लोग ज़्यादा आते हैं इसलिए डॉलर्स में पैसे की आय ज़्यादा होती है और उसको रखने के लिए नीचे एक भंडार गृह बनाया गया है। ये बहुत काम की जानकारी थी, लिहाजा उन 6 के 6 चोरों ने अलग अलग तरीके से इसकी माइन्यूट यानी छोटी छोटी डिटेल भी निकालनी शुरू की और भोले भाले कर्मचारियों ने अलग अलग वक्त पर पार्टी करते हुए, शराब पीते हुए, उनके साथ कंफर्टेबल होते हुए ये सब जानकारियाँ उनको दे दी थी। अनजाने में उनको ये भी नहीं पता था कि आने वाले वक्त में वो एक इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बनने वाले हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। वक्त बीतता गया और करीब 3 महीने की तैयारी और इस तरह की प्लानिंग के हिस्से एक एक करके उनको पता चलते जा रहे थे। कर्मचारियों का भरोसा वो जीत चुके थे, कैसीनो के बारे में मोटी मोटी जानकारी उनको मिल चुकी थी। इसके अलावा उनके पास और तमाम ऐसी जानकारियाँ थीं जो आने वाली चोरी में इस्तेमाल होने वाली थीं। अब वक्त था कैसीनो में खेलने जाने का। इन कर्मचारियों पर और कैसीनो पर रोक डालने के लिए उन्होंने जिस दिन खेलने जाना शुरू किया उसमें जब भी वो कोई बड़ी रकम जीत जाते तो अपनी तरफ से कैसीनो के भीतर मौजूद तमाम कर्मचारियों को उसकी पार्टी दे देते थे। यानी एक तरीके से उन्होंने कैसीनो के भीतर भी ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया कि ये लोग करोड़पति अरबपति लोग हैं, केवल अपने शौक के लिए यहाँ पर खेलने आते हैं। चोरों ने सब इतने शांत और छात्राना ढंग से किया कि कर्मचारियों को उन पर शक नहीं हुआ और उनको लगा कि किसी भी चीज़ की उम्मीद किए बगैर जिस तरह से लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, उनको पार्टीज़ दे रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट ला रहे हैं और उनमें घुल मिल रहे हैं, इसका कोई उद्देश्य नहीं हो सकता क्योंकि हर रोज़ वो आते, लाखों रुपए खर्च करके चले जाते लेकिन किसी से कोई कुछ भी नहीं ले रहे थे। इसके बाद उन्होंने शुरू किया चोरी का चौथा चरण, यानी वक्त करीब आ रहा था जब नए साल की पार्टी होने वाली थी और उस रात वहाँ पर बहुत बड़ा जुआ होने वाला था और साथ ही साथ 31 दिसंबर से पहले 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इकट्ठा हुआ सारा पैसा भी नीचे की तिजोरी में जमा होने वाला था और अंदाजे के मुताबिक ये रकम करीब 300-400 करोड़ रुपए होने वाली थी। इस चोरी में चोरों का साथ किस्मत हर कदम पर दे रही थी। प्लानिंग की शुरुआत से लेकर अब तक सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा चोरों ने प्लान किया था। लिहाजा उनके हौसले बुलंद थे क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन इस घटना को अंजाम देने का वक्त आएगा उनके पास बाकी के 5 लोगों के अलावा जो कि उनके साथी थे
करीब 30 से 35 कैसीनो के कर्मचारी भी हैं जो किसी न किसी रूप में उनके काम आने वाले हैं। लिहाजा वो धीरे धीरे तसल्ली में आते जा रहे थे और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब उनको इस दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाने वाला था। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिस दिन उन्हें दुनिया की सबसे मशहूर और बड़ी चोरी को अंजाम देना था, यानी 31 दिसंबर की रात। वो रात जिस दिन उन्हें इस चोरी को न सिर्फ अंजाम देना था बल्कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाने वाला था। चोरी के दिन उन्होंने कुछ खास इंतजाम नहीं किया बल्कि अपने साथ कुछ ऐसा ले गए जो सिर्फ हाथ में लिया जा सकता था, और वो थी मिठाई। और मिठाई ले जाकर वो लोग एंटर कर गए रॉयल कैसीनो के भीतर। हर रोज़ उनका आना जाना था। अब लगभग वहाँ का हर स्टाफ उनको पहचानता था। लिहाजा उन्होंने किसी भी तरीके का ऐतराज़ नहीं किया और उन्होंने कहा कि आज की रात क़यामत की रात है, क्योंकि आज के बाद जब नया साल शुरू होगा तो जश्न मनेगा और उस दौरान वो भी यहाँ पर कैसीनो में खेलना चाहते हैं। लिहाजा सब ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया, क्योंकि हर रोज़ वो लाख 2 लाख रुपए की वहाँ पर बेटिंग करते थे, वहाँ पर जुआ खेलते थे और वहाँ पर कैसीनो में पैसे खर्च करते थे। लिहाजा कर्मचारियों को लग रहा था कि आज की रात वो लोग कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे और बदले में उनको बड़े तोहफे भी मिलेंगे। आगे की कहानी बढ़े आगे, इससे पहले हम आपको इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी बताते हैं। दरअसल इन चोरों ने जिस जगह पर किराए पर मकान ले रखा था उसके बगल में एक खाली प्लॉट था और उसमें एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें एक लड़का रहता था। उसका नाम था सतपाल। सतपाल छोटी मोटी नौकरी करता था और ऊपर वाले से रोज़ दुआ मांगा करता था कि किसी दिन उसकी लॉटरी लगेगी और उसका जीवन बदल जाएगा। आमतौर पर उसको लोग आलसी के रूप में जानते थे, क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं जानता था, बस किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन वो उसके पिता के एक दोस्त का प्लॉट था जिस पर उन्होंने रहने के लिए जगह दे दी थी। नेपाल में छोटी मोटी नौकरी करके वो अपना गुजारा चलाता था और दिन रात इस बात की दुआ करता था कि किसी दिन उसकी किस्मत चमकेगी और उसका सितारा बुलंद होगा। इसी बीच ये 6 लोग इस बड़े से बंगले में वहाँ पर रहने के लिए आए, तो वो इन लोगों के आसपास टहलने की कोशिश करता था ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार ये लोग कितने बड़े लोग हैं। हो सकता है किसी दिन उनको दया आ जाए और वो उसे कोई नौकरी दे दें, या फिर किसी तरीके से उनकी पैसे से मदद कर दें, या फिर जाते वक्त कुछ ऐसा दे जाएं जिससे कि उसके काम आ सके। इसी बीच बातचीत करते दौरान उसने कई बार ये महसूस किया कि ये लोग ख़ास तौर पर रॉयल कैसीनो के लोगों से मुलाकात करते हैं, उन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, अपने घर बुला के पार्टी देते हैं और उसके बाद घर के भीतर बंद हो जाते हैं। लेकिन किसी और तरीके के लोगों से न तो वो मिलते हैं, न कहीं घूमने जाते हैं और ना ही किसी को एंटरटेन करते हैं। उसके दिमाग में एक बात आई कि आखिरकार क्या बात है, कहीं ये बड़े अमीर लोग रॉयल कैसीनो को खरीदना तो नहीं चाहते, या फिर उनके कर्मचारियों को तोड़कर अपना कैसीनो तो नहीं खोलना चाहते। लेकिन ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस गुपचुप तरीके से ये लोग मुलाकात करते थे, बैठते थे, पार्टी करते थे और उन लोगों को गिफ्ट देते थे, वो उसको लगातार शक में डाल रहा था। लेकिन एक तरफ वो गरीब लड़का और दूसरी तरफ ये करोड़पति लोग जो हर दिन पार्टी करते हैं। लिहाजा उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई, बस वो इसी उम्मीद में बैठा हुआ था कि किसी दिन उनको दया आएगी, उसको कुछ पैसे मिलेंगे और उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक उसने देखा कि पार्टी बड़े जोरों शोरों पर चल रही है और ये 6 के 6 लोग आपस में गाना गाते हुए चिल्ला रहे हैं कि अब हम लोगों के दिन बदलने वाले हैं। लिहाजा उसको उत्सुकता हुई और उसने बाउंड्री के पास जा कर के कुछ ऐसी बातें सुनी जिसने उसके कान खड़े कर दिए। अब वो हर रोज़ बहुत अलर्ट रहने लगा और इन लोगों के पास नज़दीक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढने लगा और उसको मौका भी मिल गया। एक दिन वो किसी बहाने से उनके गेट के पास खड़ा था, तभी ये लोग बाहर निकल रहे थे और ये लड़का उनसे पहुंच गया मदद मांगने के लिए। हालांकि इन लोगों ने बड़ा बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जब भी आपके साथ कुछ मुश्किल आए तो मुझे याद ज़रूर कीजिएगा। ये बात उन लोगों को खटक गई। उन लोगों को शक हुआ कि नहीं, इस लड़के को कोई आइडिया तो नहीं है। लिहाजा इन लोगों ने आपस में चर्चा की और कहा कि अगर इसको शक भी है तो उसको अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए, बल्कि उसको शामिल न करते हुए उसको अपने संपर्क में इस लिहाज से रहना चाहिए कि हो सकता है किसी काम आ सके, वरना उसको कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद करा दिया जाएगा। लिहाजा उससे नमस्कार और हाय हेलो होने लगी, लेकिन उसको अपनी किसी साजिश और प्लान में शामिल नहीं किया। अब इस लड़के सतपाल का इन लोगों से संपर्क हो चुका था, जो कभी कभी इन लोगों से बात होती थी और आमना सामना होता था, और इस तसल्ली में था कि किसी दिन जब इनका कोई वक्त बदलेगा तो मेरा भी वक्त बदलेगा।
अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। 31 दिसंबर की रात जब ये लोग पार्टी करने के लिए वहां पर पहुंचे कैसीनो के भीतर, सारे कर्मचारी इनका स्वागत करने के लिए तैयार थे, क्योंकि महीनों से ये जान रहे थे कि ये लोग वो लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। बड़े दिल वाले, बड़े पैसे वाले लोग हैं, लिहाजा हर कोई उनसे संपर्क बनाए रखना चाहता था। अब सारे उनकी आवभगत में जुट गए। इन 6 लोगों ने अलग अलग टेबल पर जा करके अपने अपने दांव खेलने शुरू किए। उनमें से कुछ लोगों ने पैसे जीते और कुछ लोगों ने हारे, लेकिन उनका मकसद ये नहीं था। इनका मकसद था 12:01 तक का वो वक्त गुजारना जबकि नया साल शुरू होगा और वहाँ मौजूद तमाम मेहमान, तमाम कैसीनो में खेलने वाले लोग जश्न में डूबेंगे। आखिरकार वो वक्त आ गया जब घड़ी में 12 बजे। उसके बाद रोशनी, पटाखों और न्यू ईयर के जश्न में लोग नाचने थिरकने लगे। थोड़ी देर के लिए कैसीनो को रोक दिया गया और वहाँ पर डांस और गाना शुरू हो गया। ड्रिंक्स जाम के जाम लड़ने लगे, लोग मदहोश होकर के नाचने लगे। और उसी बीच उसने काउंटर पर जाकर के उनमें से एक लोग ने अनाउंस किया कि आज की पार्टी हमारी तरफ से। कैसीनो के लोग इन 6 लोगों को जानते थे और जानते थे कि इनकी खर्च करने की इतनी ताकत है, लिहाजा उन लोगों ने खुशी से इस अनाउंसमेंट का स्वागत किया। और अब काउंटर से कर्मचारी अनाउंस कर रहे थे कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम इन लोगों की तरफ से है। लिहाजा तमाम लोग और चीयरफुल अंदाज में जश्न मनाने लगे। और उसके बाद वो लोग अपने साथ लाई हुई मिठाई के डब्बों को निकाल करके कर्मचारियों को बोलते हैं कि ये सब में बांटी जाए, क्योंकि नए साल का आगाज़ है और लोग खुश रहना चाहते हैं और ये खुशी के मौके पर ये विशेष मिठाई हमारी तरफ से बांटी जाएगी। तब तक आधे घंटे का वक्त और गुजर चुका था। लोग ड्रिंक्स लेकर के अपने अपने शुरूर में थे और साथ ही साथ जब मिठाई बांटी गई तो सबको धीरे धीरे नशा और तेज होने लगा। अगले 1 घंटे के बाद नज़ारा कुछ और था। वहाँ पर मौजूद करीब 200 से 250 लोग नशे की चपेट में थे और वो बुरी तरह से ऊँघ रहे थे, बेहोश होने के कगार पर थे और उनमें से कई लोग बेहोश भी हो चुके थे। कई कर्मचारी ऐसे थे जो बेहोश हो चुके थे, साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी लोग इसके असर में आकर के बेहोश हो रहे थे। अब शुरू होता है इस प्लानिंग का 5वां चरण, जिसमें उन 6 लोगों को उस वारदात को अंजाम देना था जिसके लिए पिछले 6 महीने से तैयारी की जा रही थी। अचानक से उन्होंने अपने पास छुपाए हुए उन हथियारों को निकालना शुरू कर दिया जो कि वो अपने कोट के अंदर छुपा के लाए थे। हम आपको ये भी बता दें कि इन हथियारों को अंदर लाने के लिए भी उन्होंने कर्मचारियों का ही सहारा लिया था, क्योंकि कुछ कर्मचारियों को उन्होंने पैसे दे करके इस बात के लिए तैयार कर दिया था कि हम ज़्यादा पैसे लेकर के आज खेलने जाने वाले हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत होगी। लिहाजा वो किसी से बताएं नहीं, किसी तरह की जांच नहीं करें और वो चाहते हैं कि वो इसमें मदद करें। इसके लिए कुछ कर्मचारियों ने अपनी तरफ से मदद के नाम पर पहले ही हथियार उनके अंदर पहुंचा दिए थे, जो कि अंदर पहुंचने के बाद इन लोगों ने अपने पास ले लिए थे। लिहाजा अब वो 6 के 6 लोग सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस थे। वहाँ मौजूद कर्मचारी बेहोशी की कगार पे थे। कई गेस्ट, मेहमान, कैसीनो खेलने वाले लोग बेहोश हो चुके थे। कई सिक्योरिटी के लोग इस हालात में नहीं थे कि वो लड़ सकें। अब उन्होंने अपनी तरफ से ताबड़तोड़ हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी और वहाँ पर चिल्ला करके लोगों से बोला कि अब अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसको गोली से भून दिया जाएगा। ऐसे में जो जनता, जो लोग पहले से ही बेहोशी के कगार में थे, वो सब घबरा गए। फिर एक एक करके सारे लोगों को एक बड़े हॉल में बंद कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ इस चोरी का 6ठा चरण। पिछले 6 महीनों में ये लोग जान चुके थे कि आखिरकार किसके पास क्या जिम्मेदारी रहती है, लॉकर की चाबी किसके पास रहती है, किस तरह के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, बेसमेंट में जाते कैसे हैं और कौन आखिरकार उस तुजीरों को खोल सकता है। लिहाजा इनको समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और वो फ़ौरन उस मैनेजर के पास पहुँचे जिसके पास एक चाबी होती है। ख़ास बात ये कि मैनेजर के अलावा सिक्योरिटी चीफ के पास एक चाबी होती है और वो सिक्योरिटी चीफ फ़िलहाल मिठाई के असर से बेहोश हो चुका था। इन 6 लोगों में से एक ने उसकी जेब से चाबी निकाली और पहुंच गए बेसमेंट के भीतर। बेसमेंट में पहुंचने के बाद इन लोगों ने जो जानकारी पहले से थी उस लिहाज से लॉकर की चाबी आराम से खोली और खोलने के बाद उनके सामने था इतना बड़ा खजाना जिससे उनका इतिहास बदलने वाला था। हम आपको बता दें कि बेसमेंट में उतरने के दौरान कर्मचारियों ने यह भी बताया था कि सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स और किस तरह के कैमरे लगे हुए हैं, लिहाजा उनको भी इन्होंने नाकाम कर दिया था। और उन सबको स्विच ऑफ करने के बाद उन्होंने स्ट्रांग रूम में कदम रखा और सामने डॉलर्स की गड्डियों को देख करके उनकी आंखें चुंधिया गईं। उन कर्मचारियों में से कुछ एक ऐसे थे जिनको अपने साथ उन्होंने मिला लिया था
उन्हें ये नहीं पता था कि इस डकैती और चोरी को अंजाम दिया जाना है, लेकिन उनको ये पता था किसी बड़े काम में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बदले में उनको बड़े पैसे मिलेंगे। लिहाजा कुछ कर्मचारियों और अपने बाकी 5-6 साथियों के साथ मिल करके उन्होंने एक एक करके गड्डियों को बड़े बड़े ब्रीफकेस में भरना शुरू किया। ये ब्रीफकेस पहले से ही कैसीनो के भीतर मौजूद थे, जो कि कर्मचारियों ने उन्हें बताया थे कि बैंक में पैसा जमा करने वक्त इन ब्रीफकेस का सहारा लिया जाता है। कुल 22 ब्रीफकेस में तमाम रकम भर दी गई थी। इस रकम को भरने में करीब 4 से 5 घंटे लगे और तब तक सुबह होने वाली थी, लेकिन सुबह की रोशनी सामने आती उससे पहले ये लोग सारा पैसा भर करके तैयार थे। अब ज़रूरत थी उस ट्रक की, उस गाड़ी की, जिसका इस्तेमाल इनको भागने के लिए करना था। इसका भी इंतजाम उन्होंने कर रखा था। एक एक करके सारे ब्रीफकेस बाहर कैसीनो के खड़ी कैसीनो के स्टिकर वाली ही गाड़ी में भरा गया और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। इस बीच सतपाल की नज़रें लगातार इस पूरी घटना पर थीं और उसको इस बात का शक था कि आज की रात कुछ हो सकता है। लिहाजा उसने पूरी रात कैसीनो के बाहर गुजारी, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो कैसीनो के भीतर नहीं जा पाया, लेकिन वो अंदाज़ा लगा चुका था कि कुछ हो रहा है। जब गाड़ियों के भीतर बक्से रखते हुए देखा और उसके साथ उन 6 लोगों को उसने देखा तो उसका शक और गहरा गया। वो समझ चुका था कि माजरा क्या है। लिहाजा वो वहाँ पर मौजूद रहा, लेकिन छिपकर, और उसने कोई हरकत नहीं की। हालांकि वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ना तो वो किसी काबिल था और ना ही उसकी इतनी हिम्मत थी, पर वो लगातार इन पर नज़र रखे हुआ था कि आखिरकार ये लोग कहाँ जाते हैं, ताकि जब भी उसको वक्त मिले तो इन लोगों के सामने जा करके वो कुछ मदद के लिए पैसे मांग सके और उसका जीवन बदल सके। अब चोर उस ट्रक को लेकर के सीधे एयरपोर्ट के कार्गो की तरफ जा रहे थे और उस कार्गो की तरफ जाने के दौरान ही उनको पता लगा कि शायद पुलिस को शक हो चुका है, पुलिस को जानकारी हो चुकी है। लिहाजा उन्होंने बड़ी तेज़ी से वो गाड़ी बढ़ानी शुरू कर दी और सीधे एयरपोर्ट के कार्गो पर पहुंच गए, जहां से उनको उस ट्रक के अंदर लदे हुए ब्रीफकेस को कार्गो के भीतर भेजना था। ये लोग अपनी तैयारियों के दौरान एयरपोर्ट के कार्गो में भी सेटिंग कर चुके थे, जहां स्कैनिंग के दौरान ब्रीफकेस में भरे हुए पैसे तो दिखते, लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं जताता। इसके लिए वो पहले ही उन लोगों का पैसों से मुंह बंद कर चुके थे। एक एक करके तमाम ब्रीफकेस कार्गो के भीतर समाते जा रहे थे और वहाँ के कार्गो के स्टॉक में रख करके उसका दरवाज़ा बंद किया जा चुका था। इसी बीच एयरपोर्ट के बाहर भारी पुलिस फोर्स पहुँच चुकी थी। इसके साथ ही शुरू होता है इस योजना का 7वां चरण। अब ये सारे चोर वापस आकर गाड़ी में बैठ चुके थे और वहाँ आने के बाद उन लोगों ने तय किया कि एयरपोर्ट से नज़र कैसे हटाई जाए पुलिस वालों की, इसलिए उन्होंने गाड़ी उल्टी दिशा में मोड़ दी। अब ट्रक आगे था, पीछे पुलिस फोर्स थी पूरी, और उसका पीछा इसलिए किया जा रहा था ताकि सही जगह देख करके उस गाड़ी को पुलिस वालों के हवाले किया सके। उसके पीछे भी बड़ी प्लानिंग थी, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरह से तेज़ी से गाड़ी बढ़ती जा रही थी, पुलिस वालों को लग रहा था किसी भी क्षण इन चोरों को पकड़ लिया जाएगा और खुलासा होगा दुनिया की उस सबसे बड़ी चोरी का, जो आंखों के सामने करोड़ों रुपए लूट लिए गए और अब पुलिस वाले उनको पकड़ने जा रहे थे। रास्ते में आने वाले एक पुल पर अचानक से उस ट्रक ने टर्न लिया और वो ट्रक सीधे नदी में जा गिरा जाए। इस बीच ड्राइविंग कर रहा चोर उससे कूद करके बाहर आ गया, लेकिन पीछे पुलिस फोर्स थी, उनकी गाड़ियां थी, उन्होंने उसे घेर लिया और एक साथ 6 के 6 लोगों को पकड़ लिया गया। जल्द ही उस पूरे इलाके में मीडिया का जमावड़ा लग गया, लोगों की भीड़ जुट गई, क्योंकि सबसे बड़ी चोरी जो कि आनंद फानंद में अंजाम दी गई और चंद मिनटों में ही पुलिस ने पकड़ ली थी। उस ट्रक को पकड़ लिया गया था जिसमें चोरी की करोड़ों की रकम बंद थी। उन चोरों को पकड़ लिया गया था जो इस चोरी के लिए 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और बेहद शातिराना ढंग से इस चोरी को अंजाम दिया था, और वो सारे गिरफ्त में थे। इसके साथ ही साथ पुलिस अब इसका खुलासा करने वाली थी, लेकिन उससे पहले उस रकम को भी बरामद करना जरूरी था जो कि ट्रक के साथ पानी के भीतर जा चुकी थी। लिहाजा पुलिस वालों ने नाव और गोताखोरों को बुलाया ताकि ट्रक को बाहर निकाला जा सके क्रेन की मदद से, और उसके बाद उसमें से रखे हुए पैसे निकाल करके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना महिमा मंडन किया जाए। और इस सब के लिए लगने वाला था कम से कम 8 से 10 घंटों का वक्त। पुलिस की सर्च शुरू हुई। ट्रक भारी था, लॉक था और नाव से नहीं आ सकता था। क्रेन का इंतज़ाम करने में, गोताखोरों को बुलाने में और तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करने में काफ़ी वक्त लग गया। अब तक शाम हो चुकी थी, यानी 1 जनवरी की शाम हो चुकी थी। इस बीच हम आपको बता दें कि जब ये 6 के 6 चोर कार्गो के भीतर अपने ब्रीफकेसेस को रखने के लिए गए, तो उन्होंने उस कार्गो के भीतर उन ब्रीफकेसेस को बंद किया एक ऐसे लॉकर में जो कि कोरियर का होता है। यानी जब भी कोई एयरपोर्ट से कोरियर जाता है तो उसको एक स्टोर रूम में रखा जाता है। उसके बाद छांटने के बाद जिस हवाई जहाज़ से जिस देश में जाना होता है
वहाँ पर उसको कोरियर किया जाता है और उसको जमा करने के बदले में एक फ़ीस ली जाती है और फीस के साथ ही मिलती है वो रसीद जो इस बात का सबूत होती है कि फ़ला नंबर का सामान फ़ला आदमी को बिलोंग करता है और जब ये रसीद दिखाई जाएगी तो ये उसको वापस किया जाएगा। और चोरों को पता था, क्योंकि वो प्लानिंग का हिस्सा था, इसीलिए उन्होंने जैसे ही वो कोरियर की रसीद मिली उन्होंने एयरपोर्ट से ही उसको अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर दिया था। यानी कि साफ था कि चोरी का वो सारा माल एयरपोर्ट के कार्गो के भीतर था, ब्रीफकेस में बंद, बाकायदा स्टोर रूम में, और उसके बदले में उनको एक पर्ची मिली थी जिस पर्ची के आधार पर उस पैसे को वो क्लेम कर सकते थे, उन ब्रीफकेस को क्लेम कर सकते थे उस कंट्री में जहां पर भेजने के लिए उन्होंने उसको कोरियर किया था। ये सब उनकी योजना का हिस्सा था, लिहाजा अब तक सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन इस लड़के को, सतपाल को, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ट्रक जो डूबा है उसमें सारी रकम अगर डूब गई है तो उनके हिस्से क्या आएगा, और बाकी लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उसके मन में डर समा रहा था कि इतने दिनों से जिस बात का वो इंतजार कर रहा है वो उसका सपना कभी नहीं पूरा होने वाला, यानी इन लोगों से वो पैसे उसको नहीं मिलने वाले जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। फिर भी उत्सुकता के चलते, क्यूरियोसिटी के चलते वो उस मौका वारदात पर पूरे वक्त मौजूद रहा। उसके सामने जब ट्रेन से ट्रक बाहर निकाला गया, उसका ताला तोड़ा गया, हैरानी इस बात की हुई कि उसके अंदर एक भी नोट नहीं था, न एक ब्रीफकेस, न कोई ऐसा सबूत कि इसके भीतर कोई पैसे रखे हुए हैं। अब हैरानी की बारी पुलिस वालों की भी थी, क्योंकि वो लगातार पीछा कर रहे थे, फिर भी उनको कोई नोट नहीं मिले। वो उन लोगों को पकड़ चुके थे जिन पर शक था कि आखिरकार उन्होंने ही इस चोरी को अंजाम दिया था। उनको भी उन पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दिख रही थी। अब पुलिस वालों के लिए वक्त था कि इनकी पूछताछ की जाए, इंट्रोगेशन किया जाए और उसके बाद साफ किया जाए कि आखिरकार वो पैसा गया कहाँ। इस पूरी प्रोसेस में फिर से वक्त लगने वाला था, और वक्त ही सबसे अहम था, क्योंकि वक्त के साथ ही आज एक ऐसे शख्स की किस्मत खुलने वाली थी जिसने इस सही वक्त का इंतज़ार किया था। एक तरफ पुलिस वाले इन चोरों से पूछताछ कर रहे थे और दूसरी तरफ सतपाल इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिरकार उसे पता चले कि आखिरकार वो पैसे कहाँ गए। अचानक से रात में उसके मन में ख्याल आया कि हो न हो ये पैसे एयरपोर्ट के भीतर हैं, और अगर अंदर का कोई आदमी मिला हुआ है तो किसी न किसी वक्त ये चोर उससे संपर्क भी करेंगे। इसलिए उसने हर रोज़ अब एयरपोर्ट और उन लोगों के घर के बाहर का चक्कर लगाना शुरू किया। 3 दिन के बाद इन चोरों के घर के बाहर, यानी उस बंगले के बाहर जहां पर वो लोग रह रहे थे, उसके बाहर अचानक से एक डाकिया आता है और वो बार बार घंटी बजाना शुरू करता है, लेकिन घर के भीतर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसी बीच सतपाल वहाँ आता है और पूछता है कि आखिरकार क्या है। तो डाकिया बताता है कि 3 बार आ चुका हूँ और इनका कोरियर है, अगर अब नहीं लिया गया तो वापस कर दिया जाएगा। तो उसने कहा माफ़ कीजिएगा, वो लोग बाहर गए हुए हैं, मैं इनका गार्ड हूँ, बगल के प्लॉट में रहता हूँ, आप मुझे कोरियर दे दीजिए। डाकिये को सतपाल की बात पर कोई भी शक नहीं हुआ, क्योंकि कोरियर के नाम पर एक छोटा सा लिफाफा था जिसके भीतर कोई भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं हो सकती थी। लिहाजा उसने कोरियर सतपाल को दिया और वापस चला गया। अब एक्साइटमेंट में सतपाल का सीना जोरों से धड़क रहा था कि आखिरकार इस लिफाफे में क्या है जो कि उसकी किस्मत बदल सकता है, कोई काम की चीज़ है या फिर ऐसे ही बेकार की चीज़ है। लिहाजा वो जल्द से घर के भीतर जाता है और वहाँ पर लिफाफा खोल के देखता है। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके भीतर था एयरपोर्ट के कार्गो सर्विस का वो पन्ना जिसके आधार पर वो 22 के 22 ब्रीफकेस इसके ओनर को मिलने वाले थे। अब सतपाल के दिमाग ने काम करना बंद किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने होश संभाला और फौरन भागा एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ पर काउंटर से जा करके उसने एक टिकट खरीदा उस जगह का जहाँ पर इस कोरियर को डिलीवर किया जाना था, और कोरियर के ऑफिस में पहुँच करके उसने पर्ची दिखाई और कहा कि ये सारा का सारा सामान मेरा है और वहाँ पर इसको कोरियर किया जाना है। सतपाल आनंद फानंद में एयरपोर्ट पर पहुँचा और उसने पता किया कि आखिरकार इस पर्ची से किस कोरियर को भेजा जाना है। उसे काउंटर पर ही पता चल गया कि किस कंट्री में इस पूरे पैसों को भेजा जाने वाला था। वो कंट्री थी जमाइका। जमाइका के लिए हवाई जहाज़ नेपाल से डायरेक्ट जाता था और वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी की जांच भी नहीं होती थी। वहाँ का एक एड्रेस दिया था जहाँ पर इस कोरियर को भेजा जाना था। सतपाल ने जमाइका का एक टिकट लिया और उसके बाद फ़ौरन उसने फ़्लाइट पकड़ ली। अगले दिन जब वो जमाइका पहुँचा तो उस एड्रेस पे पहुँचा जहाँ पर इस कोरियर को दिया जाने वाला था। वहाँ पहुँचने पर उसको पता चला कि वहाँ पर एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी रहता है जिसका वो मकान है, लेकिन वहाँ पर कोई भी और नहीं है जहाँ पर इस कोरियर की डिलीवरी की जाने वाली है। अब जैसे यहाँ नेपाल में वो लगातार पहरा दे रहा था, अब वो जमाइका के उस मकान के बाहर पहरा दे रहा था। 1 हफ्ते इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वो कोरियर वहाँ पर पहुँचा
और उसने उस पर्ची को दिखाकर उस कोरियर को उस घर के बाहर ही रिसीव कर लिया जहाँ पर वो बुजुर्ग रहता था, क्योंकि उस बीच उसको बात करके पता चल गया था कि उस बुजुर्ग को उस कोरियर के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जैसे नेपाल में इन चोरों ने एक मकान किराए पर ले रखा था, वैसे ही इस मकान को जमैका में किराए पर लिया था, जहाँ पर इस कोरियर का आना उन्होंने तय किया था, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो पैसा पहुँचते वक्त वो लोग पकड़े न जाएं, और जब वो फ्री होंगे तब वो वहाँ से पैसा पकड़ लेंगे। और इस बात की इनको अंदाज़ा था कि अगर उनमें से कोई भी लोग पकड़ लिए गए तब भी एक कोई ना कोई शख्स बच जाएगा जो जमैका जाकर के इन पैसों को रिसीव कर सकता है, लिहाजा वो लोग बड़े इत्मीनान से थे। लेकिन किस्मत की बात देखिए कि सतपाल, जो कि एक छोटे से प्लॉट में दूसरे मकान मालिक के रहमो करम पर रह रहा था और इस उम्मीद में जी रहा था कि आखिरकार उसको किसी न किसी दिन इन लोगों को उस पर दया आएगी और कुछ पैसे मिलेंगे, उसके हाथ एक ऐसा बड़ा खजाना आ चुका था जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। और जब उसने पैसे रिसीव किए उसके बाद फौरन वहाँ से वो गायब होने की सोचने लगा। कोई नहीं जानता कि आखिरकार किस तरह से उसने इंतजाम किया और कैसे वहाँ से पैसे लेके गायब हुआ, उसका क्या हुआ, वो पैसे किसी और के हाथ आए या फिर वो पैसे उसने खुद इस्तेमाल किए, और अब आज की तारीख में सतपाल कहाँ है। लेकिन रिकॉर्ड्स में ये बात आज भी तय है कि नेपाल पुलिस को आज तक वो पैसे नहीं मिले। उन लोगों को बहुत सालों तक जमानत नहीं मिली, क्योंकि उन लोग पैसे का पता नहीं बता पा रहे थे, और जब उन्होंने पूरी कहानी बताई तो ये ज़रूर पता चला कि सतपाल नाम का ये शख्स उनके संपर्क में आया था और शक उस पर है। लेकिन सतपाल उन पैसों का, उन ब्रीफकेस का और उस पूरी चोरी में शामिल बाकी के लोगों का पुलिस को आज तक नहीं पता है। तो ऐसे 6 महीने के इंतज़ाम, प्लानिंग और बड़ी साजिश के तहत दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया, जिसमें 500 करोड़ की भारी भरकम रकम मिली। लेकिन उन लोगों के हत्थे कुछ भी नहीं लगा जिन्होंने इसकी तैयारी की, बल्कि यह रकम मिली उस शख्स को जो बगल में एक छोटे से प्लॉट में रहता था। और नेपाल पुलिस को आज तक नहीं पता है कि आखिरकार ये रकम गई कहाँ। तो एक कहानी ऐसी भी कि इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। अगली बार हैरान करने वाली किसी नई कहानी के साथ आपके सामने फिर से पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।